हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो इसमें जो भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। इट मीन्स की जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी उसमें बिहार का क्या योगदान था, बिहार के कौन से पार्टिसिपेंट ने पार्ट लिया था, किसने किसने पार्ट लिया, और बिहार में कहाँ से ये आज़ादी की लड़ाई स्टार्ट हुई, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट पेज में हमने दो चीज़ लगा रखी है, एक तो बिहार का मैप है और दूसरा जो है अशोक स्तंभ है। तो बिहार के मैप में आप देख सकते हो कि बिहार के नेबरिंग जो यानी पड़ोसी राज्य जो हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे यूपी पड़ता है आपका, वेस्ट में पड़ जाएगा झारखंड है साउथ में, और ईस्ट में है वेस्ट बंगाल पड़ जाता है, पश्चिम बंगाल, और नॉर्थ में देखोगे तो नेपाल पड़ता है। तो यहाँ से आपके मैप से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जो भी इसमें पढ़ने वाले हैं वो हमारे कौन कौन से पेपर का टारगेट कर रहा हूँ मैं। तो बीपीएससी, बिहार एसएससी हो गया और बिहार दरोगा हो गया। तो ये सब जो एग्ज़ाम है उसमें इसमें जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए बिहार मैप से। तो बिहार के मैप से आपको देखना चाहिए कि जैसे यूपी से है, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य इसको टच कर रहे हैं, या फिर कितने नंबर ऑफ राज्य जो टच कर रहे हैं। सेम चीज़ झारखंड वाला हो गया, उसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी हो गया, और नेपाल से कितने इसके डिस्ट्रिक्ट जो है वो टच कर रहे हैं ये हमें आ जाता है। इसके अलावा जो राइट साइड में पिक है, ये फोटो है, वो फोटो जो है अशोक स्तंभ की है। और हमें पता है कि अशोक स्तंभ टोटल जो अशोक स्तंभ जो है 6 है इंडिया में। कहाँ कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा प्रयाग में, एक तो प्रयाग में आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा यहाँ प्रयाग मतलब इलाहाबाद में, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में। दूसरा जो हो जाएगा हमारा, दो जो है वो दिल्ली में है, जो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था, एक मेरठ से एक टोपरा से लाया था, और तीन जो है वो चंपारण में आ जाएंगे। तो टोटल हमारे जो अशोक स्तंभ है वो 6 हो जाएंगे। अब चलते हैं हमारे मेन स्लाइड की तरफ, यानी मेन कोर्स जो है। हाँ, पहला टॉपिक जो है, पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं यूरोपियन एंड बिहार, यानी जो बिहार में यूरोपियन आए थे उनसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन एंटर किया, यानी बिहार में कई सारे लोग आए, आपने भी देखा तो इंडिया में कई सारे आए, अंग्रेज आए यानी ब्रिटिश आए, इसके अलावा पुर्तगाली आए, डच आए, या फिर डेनिस आए, बहुत सारे लोग आए। तो उसमें सबसे पहले जो आते हैं वो होते हैं पुर्तगाल के लोग। जो इन्होंने फर्स्ट जो कंपनी बनाई थी अपनी, कहाँ पे बनाई थी, हुगली में। तो इंडिया में भी सबसे पहले जो आए पुर्तगाली ही आए। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है। तो सिंपल चीज़ है कि अगर इंडिया में सबसे पहले पुर्तगाली आएगा तो बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाली आया। और इसने सबसे पहले अपनी जो पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री बनाई थी वो कहाँ बनाई थी, हुगली में। इसके बाद जो आते हैं हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यूके से रिलेटेड थी, यानी इंग्लैंड की थी। तो ये सबसे पहले इसने अपनी फैक्ट्री बनाई थी 1620 में आलमगंज में, बट वो उतना सफल नहीं रहा और 1621 में वो बंद हो गया। और दूसरी बार इन्होंने स्टार्ट किया 1651 में, जो एक सक्सेसफुल रहा काफ़ी, और ये था गुलजार बाग में। तो यहाँ पे आपको फैक्ट्स याद रखना पड़ेंगे कि पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो हुगली में। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली सफल अगर पूछा जाएगा तो 1651 में आएगा, जबकि अगर सबसे पहला पूछा जाएगा तो 1620 में आएगा। और इनका लोकेशन क्या था, तो आलमगंज था, और दूसरे का गुलजार बाग में था। इसके बाद आते हैं डच। डच जो आते हैं वो 1632 में आते हैं, और ये नॉर्थन पार्ट ऑफ बिहार में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। इसके बाद आ जाता है डेनिस आ जाते हैं, और इनकी फैक्ट्री 1774 में आई थी, यानी नेपाली कोटी में, और ये सबसे बाद में आए। तो अगर क्रॉनिकल ऑर्डर लगाया जाए कि कौन सबसे पहले आया, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पोर्चुगीज़, यानी पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले आए। उसके बाद आ जाते हैं ब्रिटिशर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आती है। उसके बाद आ जाता है हमारा डच लोग आ जाते हैं। तो डच के बाद कौन आता है, डेनिस। तो ये क्रॉनिकल ऑर्डर हो जाएगा यूरोपियन का बिहार में एंट्री का। आगे देखते हैं। अब आ जाता है हमारा बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर को मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में BOB, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि बैंक ऑफ बड़ौदा है। यह है बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर जो था, यानी बक्सर की लड़ाई,
जो लड़ी गई थी 22 अक्टूबर 1764 को। 1764 को बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर की लड़ाई होती है। किसके किसके बीच में? तो अंग्रेज़ों के बीच में यानी ब्रिटिशर के बीच में, एंड कंबाइंड फोर्सेस होती है। किसके किसके? 3 जने की कंबाइंड फोर्सेस होती है। इसमें एक तो मुगल थे, मुगल राजा, मुगल राजा था। दूसरा तो जो था हमारा मीर कासिम, मीर कासिम जो था वो बंगाल का नवाब था। और तीसरा हो गया हमारा शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला जो था वो हमारा अवध का नवाब था। तो इन तीनों नवाब, ये 2 नवाब हो गए, और ये मुगल का राजा था। मुगल राजा कौन था? वो था शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिलकर लड़ते हैं ब्रिटिशर से। और ब्रिटिशर की जो कंबाइंड फोर्स मतलब सिंगल फोर्स की जो इनकी सेनापति होता है वो होता है हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। ये क्या करता है? ये तीनों मिलकर इन सबको हरा देता है। यानी ये अकेले जो होता है ब्रिटिशर मिलकर इन तीनों के कंबाइंड फोर्स को हराता है। और इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी होती है 1765 में, जिसको इलाहाबाद ट्रीटी बोला जाता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोला जाता है। और इस ट्रीटी के अनुसार होता क्या है, इस लड़ाई में जब हारने के बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं उनको उनको बंगाल और बिहार का, बंगाल और बिहार का दीवानी राइट मिलता है। यानी दीवानी राइट मतलब टैक्स वसूलने की आज़ादी। इससे पहले क्या था, 1800, इससे पहले जो लड़ाई हुई थी उसमें ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ों के पास ये राइट्स था या फिर ये अधिकार था कि वो टैक्स वसूल सकें। बट जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज जीतते हैं और ये तीनों कंबाइंड फोर्सेस हारती है, तो इनके पास, अंग्रेज़ों के पास ये राइट आ जाता है, अधिकार आ जाता है कि वो बंगाल और बिहार में टैक्स लगा सकते हैं। इस दीवानी राइट के अलावा एक और चीज़ होती है कि बंगाल एक अलग प्रोविंसेस बनाया जाता है। बंगाल में कौन कौन सा होता है? बंगाल में बिहार, अभी का बिहार, उड़ीसा एंड बांग्लादेश, ये तीनों मिलकर एक अलग प्रोविंसेस बनती हैं। तो ये 2 पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 2 चीज़ें होती है। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। पोस्ट ऑफ डिप्टी गवर्नर वाज क्रिएटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर बिहार टू एडमिनिस्ट्रेट बिहार। यानी पोस्ट ऑफ बिहार गवर्नर, डिप्टी गवर्नर का क्रिएट करता है। उस समय का जो भी गवर्नर जनरल होता है वो डिप्टी गवर्नर का पोस्ट क्रिएट करता है और 2 जनों को गवर्नर बनाता है। एक होते हैं राजा राम नारायण, राजा राम नारायण, और दूसरे जो होते हैं हमारे सितौग रॉय, सितौग रॉय। दोनों को डिप्टी गवर्नर बनाया जाता है आफ्टर क्रिएटिंग द पोस्ट ऑफ डिप्टी गवर्नर। ये क्या जाता है। एक और पॉइंट देखते हैं आगे। रॉबर्ट क्लाइव अपॉइंटेड सीतम रॉय एज द नेब दीवान ऑफ द बिहार। और बाद में क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव जो होता है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है उस समय, तो वो क्या करता है, सीतम रॉय को नेब दीवान ऑफ बिहार बना देता है। तो ये था। आगे देखते हैं आगे। फेमाइन इन बिहार। फेमाइन मतलब वो होता है हमारा जो भी बिहार में उस टाइम अकाल पड़ा था, वो हो गया हमारा फेमाइन बिहार। तो बिहार में अकाल जो होता है वो तो 1770 में पड़ता है। दूसरा 1783 में भयंकर अकाल आता है, और इस अकाल की वजह से वहाँ पे काफ़ी लोग मरते हैं और काफ़ी खाने पीने की दिक्कत हो जाती है। तो उस समय जो वारेन हास्टिंग था, गवर्नर जनरल था, उस ऑर्डर करता है एक डोम शेप्ड मैसिव ग्रेनेडी बनाने के लिए, और इसी को आज गोलघर कहा जाता है। तो गोलघर किस लिए बनाया गया था? तो गोलघर बनाया गया था ताकि यहाँ पे अनाज को स्टोर किया जा सकता है, अनाज को स्टोर किया जा सकता है, सो डैट कि अगर फेमाइन या फिर बाढ़ वाला कोई स्थिति पैदा होती है तो उसमें वो यूज़ कर जा सकता है। तो कौन ऑर्डर किया होता है? तो वारेन हास्टिंग ने किया था। और कब किया था? 1783 में। और कहाँ पे? तो पटना, ये गोलघर में, गोलघर में, ठीक है। और इट इज़ बिल्ट बाय द कैप्टन जॉन गार्स्टिन इन AD 76। यानी 83 में तो ये ऑर्डर करता है, बट वो कंप्लीट होता है
1876 में, 1786 में। और किसने बनाया था ये? तो जॉन गास्टी ने बनाया था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आगे है परमानेंट लैंड सेटलमेंट। तो ये परमानेंट लैंड सेटलमेंट क्या था? तो पहले तो ये समझ लेते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था बिहार, उड़ीसा एंड सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनारस, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो परमानेंट लैंड सेटलमेंट था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और कहाँ कहाँ था यहाँ पे? तो बिहार, उड़ीसा एंड कुछ डिस्ट्रिक्ट थे बनारस के और सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थन मद्रास। तो यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसमें था क्या? तो ये बेसिकली एक प्रक्रिया थी जिसके थ्रू लैंड रेवेन्यू, यानी लैंड जो भी ज़मीन होती थी किसानों के पास या फिर जिसके पास भी ज़मीन होती थी, तो उससे कैसे टैक्स वसूला जाए, उसका क्या कितना टैक्स रहेगा, कोई फसल उगा रहा है तो उसका कितना टैक्स लगेगा, ये एक परमानेंट लैंड सेटलमेंट के थ्रू उन्होंने अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये इंट्रोड्यूस किया था कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कहाँ कहाँ ये लागू था? बिहार, उड़ीसा, बनारस में कुछ डिस्ट्रिक्ट में और नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास में। अब इसमें क्या था कि जो लैंड था यानी जो भी ज़मीन होती थी उसका जो ऑनर कौन होता था, यानी मालिक जो था वो जमींदार को मालिक बताया गया था इस सेटलमेंट में। यानी ये जो लॉ बनाया था उन्होंने परमानेंट लैंड सेटलमेंट, इसमें जमींदार जो होगा वो ज़मीन का मालिकाना हक जमींदार के पास होता था। अब जमींदार के पास क्या होता था कि जो भी उसने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया था, जो भी उसने टैक्स कलेक्ट किया था, उसमें से 1/11 हिस्सा तो वो खुद के पास रखता था, जमींदार का हिस्सा होता था। जबकि 10/11 जो हिस्सा होता था वो ब्रिटिशर को जाता था, यानी कि अंग्रेजों के पास जाता था। ब्रिटिश के पास कितना जाता था? 10/11। क्योंकि जमींदार के पास जो रहता था, जमींदार के पास जो रहता था वो 1/11 रहता था। तो इसमें एक और आज़ादी थी कि जमींदार जो था वो कितना भी अमाउंट चाहे, कितना भी चीज पैसा चाहे वो टैक्स लगा सकता था, कलेक्ट कर सकता था। और उसमें से वो 1/11 अपने पास रखता था और 10/11 जो था वो अंग्रेजों को दे देता था। तो ये चीज़ उसके आज़ादी होती थी। तो जितना ज़्यादा चाहेगा उतना वो कलेक्ट करने की कोशिश करता था। तो इससे होता क्या था कि जो भी किसान थे या फिर जो भी उस खेती पे काम करने वाले थे उनको काफ़ी परेशानी होती थी। क्योंकि अगर मान लो सूखा हो जाए या बाढ़ आ जाए तो उतना वो टैक्स दे नहीं पाएंगे, बट जमींदार क्या था वो अपने मन से टैक्स लगा देता था, तो उनको उतना देना पड़ेगा। तो इस तरह से जमींदार काफ़ी एक्सप्लॉइट करते थे जो भी उनके फसल उगाने वाले या काम करने वाले थे। इसकी वजह से जो टेनेंट्स थे यानी जो काम कर रहे थे उन पे, उनमें काफ़ी सारा एक रोष पैदा हो गया था, क्रोध पैदा हो, गुस्सा पैदा हो गया था। तो उसको सेटल करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक एक्ट बनाया था जिसको बोलते हैं बंगाल टेनेसी एक्ट 1885। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बंगाल टेनेसी एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1885 में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये जो बंगाल टेनेसी एक्ट था वो डिनाइड राइट ऑफ टेनेंट्स इन द बिहार एंड बंगाल ड्यू टू वाइड स्प्रेड ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट द जमींदार। तो ये डिनाइड नहीं है, डिफाइंड है। तो ये डिफाइंड होता है, यानी कि इसमें इस एक्ट में क्या था कि उन्होंने अंग्रेज़ों ने बिहार के जो टेनेंट्स थे, बिहार और बंगाल के जो काम करने वाले थे, उनके राइट्स को डिफाइन किया था कि उनका क्या राइट है, जमींदार कितना उसको टैक्स वसूलेंगे, ये सब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। वो सब उसमें नया चीज़ बताई थी, जिससे कि जो क्रोध पैदा हो रहा था जमींदार के खिलाफ वो शांत हो सके और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ आंदोलन टाइप का स्टार्ट हो पाए। तो ये था इसके मेन पॉइंट। परमानेंट लैंड सेटलमेंट किसने, अब इसमें क्वेश्चन कैसा था, किसने किया, इंट्रोड्यूस किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कहाँ कहाँ किया था? तो ये हो गया बिहार, उड़ीसा, असम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनारस और नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास। फिर इसमें ये होता था कि जमींदार जो था वो, हाँ, इसमें ऑनर कौन होता था लैंड का? तो जमींदार होता था या टीनेंट्स होते थे? तो जमींदार होते थे। फिर कितना अमाउंट जमींदार रखता था, कितना अंग्रेजों को जाता था? तो 1/11 जमींदार और 10/11 जो ब्रिटिशर को जाता था। फिर टेनेसी एक्ट कब आया था? बंगाल टेनेसी एक्ट। तो बंगाल टेनेसी एक्ट जो था 1885 में आया था।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें परमानेंट सेटलमेंट में। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी 1885 का जो रिवॉल्ट था उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि बिहार के कौन कौन से राजा थे या फिर कौन से मेन किराएदार जो थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। किसने पार्टिसिपेट किया, किसने इसको अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया, ये सब देखना है। तो हम देखते हैं कि जो 1857 की जो क्रांति थी वो बिहार में एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट पटना डिवीजन ऑफ बंगाल कंसिस्ट ऑफ 6 डिस्ट्रिक्ट। तो जब भी ये 1857 की क्रांति होती थी उस समय जब पटना जो होता था वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बना होता था, यानी बंगाल का पार्ट था पटना तो, बट जो पटना जो था वो 6 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड था। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे, एक तो खुद पटना, दूसरा था सारण जिसको हम अब छपरा भी बोलते हैं, तीसरा हो गया चंपारण, फोर्थ था शाहाबाद, फिफ्थ तिरहुत एंड बिहार। तो ये ऐसे 6 हमारे डिस्ट्रिक्ट थे बिहार में पटना डिवीजन में उस समय। अब आगे देखते हैं इन बिहार द रिवॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होता है। तो रिवॉल्ट जो था वो हमारा स्टार्ट होता है 12 जून 1857 से। तो ये डेट इम्पोर्टेंट रखिए, 12 जून 1857 जो था उस दिन से रिवॉल्ट बिहार में स्टार्ट होता है। और कहाँ पे होता है, तो देवघर में होता है। कहाँ पे, देवघर, देवघर अब जो झारखंड में है, वहाँ से रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। वहाँ वो हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो हेडक्वार्टर ऑफ 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट। तो 32 हमारी यानी आर्मी होगी वहाँ पे अंग्रेज़ों की, इसमें हमारे इंडियंस ही काम करते थे। तो आर्मी जो थी 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट, उन्होंने स्टार्ट किया था, देवघर में थे। और डेट क्या थी, 12 जून 1857 को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये चले जाते हैं 3 जुलाई। 3 जुलाई को फिर एक जगह होती है पटना में, यानी पहले वो देवघर से स्टार्ट हुई, अब वो पटना में होती है 3 जुलाई को। तो 3 जुलाई को पटना में स्टार्ट होती है। और कौन था इसमें, किसके द्वारा स्टार्ट होते हैं, तो पीर अली, पीर अली जो थे वो मेन इसके पॉइंट पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने ही स्टार्ट किया था 3 जुलाई पटना, पीर अली। ऐसे याद करने का तरीका है। फिर होता है 12 जुलाई को, और ये होता है आर्मी में होती है मुजफ्फरपुर में, यानी मुजफ्फरपुर में जो भी आर्मी होगी उस समय, तो वहाँ पे डिसकंटेंट होता है, यानी उनमें एक अंग्रेज़ों के खिलाफ भावना उत्पन्न होती है और वहाँ वो रिवॉल्ट कर देते हैं, यानी कि वो क्रांति कर देते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये 12 जुलाई को होता है। इसमें 3 डेट जो है इम्पोर्टेंट है, तो 12 जून, दूसरा है 3 जुलाई एंड तीसरा है 25 जुलाई। तो ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कौन कौन, ये देवघर में होता है, जबकि 3 जुलाई वाला पटना में होता है, और ये 25 जुलाई वाला मुजफ्फरपुर में होता है। फिर कौन करता है, 32 रेजिमेंट हो जाती है, यहाँ पीर अली आ जाते हैं और यहाँ आर्मी आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं हमारे, स्टार्ट कैसे होता है रिवॉल्ट अब 1857 का कैसे होता है। अब इसमें देखोगे कि काफ़ी सारे अंग्रेज़ को मारे जाते हैं। इसमें जो 3 जुलाई को पटना में रिवॉल्ट होता है उसमें हमारे डॉक्टर लेयल नाम का अंग्रेज होता है, डॉक्टर लेयल नाम का अंग्रेज होता है, उसको मार दिया जाता है। इसके अलावा अब देखते हैं जो कुछ डिवीज़न ऐसे थे जहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि जो महाराजा ऑफ दरभंगा, यानी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो उसमें कौन कौन से लोग थे, एक तो दरभंगा के महाराजा थे, दूसरे डिमराव डमोरिया का जो था महाराजा वो भी वो था, और तीसरा था हथुआ, हथुआ का जो महाराजा था। यानी 3 जने जो थे इन्होंने मोस्टली जो था अंग्रेज़ों का अपने पूरी तरीके से, यानी उन्होंने उसको अपना मैन पावर प्रोवाइड किया, यानी आर्मी प्रोवाइड किया लड़ने के लिए, रिवॉल्ट को कुचलने के लिए, और दूसरा धन प्रोवाइड किया दिया। तो ये 3 जने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके नाम DDH से याद कर सकते हो, दरभंगा, डिमराव एंड हथुआ।
उसके बाद आता है मोस्ट नोटेबल फिगर वाज, अब कौन सा जो अगर पार्टिसिपेंट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट अब 1857 फ्रॉम बिहार जो थे वो बाबू कुंवर सिंह थे। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ये जो थे उन्होंने 1857 की लड़ाई में भाग लिया था बिहार की तरफ से, यानी बिहार में इन्होंने स्टार्ट किया था। और ये जो थे वो जगदीशपुर डिस्ट्रिक्ट के थे। बाबू कुंवर सिंह जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आरा पर कब्जा कर लिया था। और आरा पर जब इन्होंने कब्जा किया तो वो 18 कब किया था, 27 जुलाई 1857 को इन्होंने आरा पे कब्जा कर लिया, अंग्रेजों से मुक्त कर लिया आरा को। एंड एक बाबू कुंवर सिंह थे वो बिलोंग करते थे रॉयल राजपूत फैमिली से, जगदीशपुर से थे। और जगदीशपुर जो था वो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में था। तो ये कि रॉयल राजपूत फैमिली से बिलोंग कर रहे थे जगदीशपुर के, और जगदीशपुर जो था भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में था। इन्होंने आरा को कब्जा कर लिया था विद द हेल्प ऑफ नाना साहब के हेल्प से। नाना साहब के हेल्प से इन्होंने आरा पे कैप्चर कर लिया था। बाद में अंग्रेज़ों ने उसको आरा को मुक्त कर लिया जब इन लोगों को हराया अंग्रेज़ों ने वापस, तो उसको कब्जा कर लिया। तो ये था हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।